नमस्कार। ठीक है। मैं हूं अब्दुल कवी और आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ता हुआ चैनल एटीवी न्यूज। और आज इस समय हमारे साथ ये कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है कवि सम्मेलन। मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। शब्दों का ये मेला है, भावों का ये रेला है। जहां मन की कलम चले वहां कविता का मेला है। तो वाह। एक कवि सम्मेलन में सबसे पहले उपस्थित कवि बेधड़क जी का, भगवती प्रसाद मिश्रा जी का स्वागत करता हूं। और बेधड़क जी, ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो आज के दौर में जो कविताएं हो रही हैं, कविताओं का जो एक लेवल हुआ करता था, एक जो स्टेटस हुआ करता था, उस तरह की कविताएं नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, जो बाढ़ आई है कोरोना काल में, कोरोना काल में जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ में जो है बहुत से हमारे जो कवि नए नए हमारे बच्चे बने हैं, तो उन्हें कविता का ज्ञान तो है नहीं, उल्टा सीधा लिखने लगे। और उसी का ये परिणाम है कि आज जो हम लोग मतलब जो हमारी गिरावट आई है कविता में, वो देख रहे। तो हमारा भी फर्ज ये बनता है, हमारा आपके सबका, कि हम आप उन्हें सही रास्ता दिखाएं, कविता का टकराव सिखाएं। और वो भी जो है सीखने का प्रयास करें अपने बुजुर्गों से। गोष्ठियां हम अपनी जो है जैसे पहले चालू होती थी, वो चालू करें, उसमें उनको बताएं, उनकी कमियों को बताएं। लेकिन आजकल कोई कमी नहीं सीखना चाहता, आजकल सीधे सीधे मंच पे पहुंचा दो बस। वो जो है हाईलाइट हो जाए, पहले कवि, फिर राष्ट्र कवि, और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय कवि, तुरंत छलांग मारता है। पड़ोस के नेपाल पहुंच गया तो अंतरराष्ट्रीय कवि बन गया। तो ये है कि इनको मालूम कुछ अभी से भी नहीं। और मतलब जो कवि मतलब आगे लिखने लगते हैं और कविता पढ़ने लगते हैं। पहले सीखो जी, उसे बहुत भाई, हम लोगों ने बहुत बड़ी अच्छी मेहनत बात करी। कही है। जी, आप लोग ने मेहनत की है। और मैं बता दूं, भगवती प्रसाद मिश्रा जी बेधड़क, जिनका तखल्लुस है, जो बेधड़क के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कवि सम्मेलन, कवियों के लिए कवि सम्मेलनों में बहुत बड़े बड़े मंच साझा किए हैं। और कई किताबें इनकी आ चुकी हैं, जिसमें एक किताब इनकी आपकी है, बेधड़क की कुंडलियां और निर्मल गीतों के गुटके। इस तरह से कई पुस्तकें भी आप लिख चुके हैं, कविताएं हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में अगर कोई कवि हास्य व्यंग की कविता करता है, तो वो हास्य व्यंग में एक अपनी एक पहचान बनाता है, लोगों के ठहाके भी लगते हैं और लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। और ऐसे कटाक्ष वो कर जाते हैं जिसमें आम तौर से आम जिंदगी में लोग नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह के कवि हैं बेधड़क जी। और आइए हम उनसे पहले कुछ उनकी रचनाएं सुनेंगे और उसके बाद में इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। बेधड़क जी, स्वागत है आपका। आपकी रचना। मैं सबसे पहले अपनी एक छरिका से बात प्रारंभ करता स्वागत है। हूँ। मैं सफर के दौरान, छरिका देखिए बहुत छोटी सी, सफर के दौरान पास बैठी महिला मेरी तरफ खिसकी, सफर के दौरान पास बैठी महिला मेरी तरफ खिसकी, मुझे आई हिचकी, मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ। अरे उसने कहा मैं भी कहा जुदा हूँ। आजकल सब चलता है, डुप्लीकेट के आगे ओरिजिनल हाथ मलता है। ज्यो वाह ज्यो वाह, बहुत शाम ढलती है, बड़ी गरीबी, बेरोजगारी और भूख की तड़प आप देशों की छाया पलती है, आप देशों की छाया पलती। कविता का समापन हुआ। सुंदर आगे सुंदर, बढ़ते बहुत हैं। एक जो हमारी विधा है कुंडली और हुंडलियां, हुंडलियां जो है हमने ही मतलब याद की हैं। ये इसके जन्मदाता ही हम हैं, हम और हमारे क्या नाम पांडे जी, ज्ञानंद पांडे जी। उन्होंने अपनी किताब भी छप गई, उनकी भी है कुंडलियों की। तो हुंडलियां हम ही लोग लिखते हैं, बाकी नहीं कोई लिखता। लेकिन इसका बताएंगे क्या अंतर है इसमें। तो चलिए एक हुंडली से ही हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। अक्सर हम लोग बाहर जाते हैं और बच्चे जो है परेशान घर पे होते हैं, पापा जी गए, हुआ क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी सोचती है कहीं भटक गए हों इधर उधर। तब जो है कविता निकल कर आती है, आप आनंद लीजिए। कि पापा जी हैं टूर पर, पापा जी हैं टूर पर, मम्मी जी संगीन,
और कच्ची को छूते नहीं, पीते हैं रंगीन, पीते हैं रंगीन आदतें अभी है कच्ची, पीते हैं रंगीन आदतें लगती कच्ची, और मौसी वाली बात हमें भी लगती सच्ची। लड़का कहता है कि जो मौसी की कुंडी ने खटखटाई थी बात सही थी, इनमें पापा में जरूर कोई न कोई खोट है, तो मौसी वाली बात हमें भी लगती सच्ची, और कहें बेधड़क बंधु, कभी कहता है कहें बेधड़क बंधु पूछते दादाजी हैं कि किस महिला के संग मटकते पापा जी हैं। कविता खत्म हो गई। आगे आपको दूसरी कुंडली सुनाता हूँ, लीजिए आनंद लीजिए। कि आजकल औरतों को मर्दों पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए औरतें भी होशियार हो गई। बात तो यहाँ तक है, ड्रम वाली बात आई और आपके तलवार वाली बात आई, चाकू वाली बात आई, तो मैंने क्या लिखा है इस पे देखिए कि नारी भी रखने लगी, नारी भी रखने लगी साथ में अब हथियार, और लगता है अब मर्दों पर रहा नहीं एतबार, लगता है अब मर्दों पर रहा नहीं एतबार, और रहा नहीं एतबार, लुट रही चहुंदी सी इज्जत। अगर ऐसा न होता तो आज ये क्यों काटे जाते, इन्होंने बहुत जुर्म ढाए हैं। अब दो चार अगर निपटा दिए नारियों ने तो हो हल्ला मचाते हैं। अरे भाई तुमने कितनी निपटाई, निर्भया और जितनी भी लीजिए देखिए क्या क्या हुआ है। अगर एक दो कट गए तो मतलब ये हल्ला मचाते फुटते। रहा नहीं एतबार, लुट रही चहुंदी सी इज्जत, और कामी समझे नारी मुलायम पापड़ लिज्जत। कोई पापड़ नहीं जो खा जाओगे, औरत औरत है। अब आगे क्या कहते हैं कि कहें बेधड़क बंधु, कहें बेधड़क बंधु, कभी कहता है कहें बेधड़क बंधु समझना नारी बिचारी, उसे बेचारी मत समझो। कहें बेधड़क बंधु समझना नारी बिचारी, और सारे दांत उखाड़ी हाथ रख देगी नारी। अब वो नारी नहीं रही, ज्यादा करोगे तो तुम्हारे दांत हाथ पे रख देगी। दारू बहुत पीते हैं लोग भाई साहब, दारू बहुत पीते हैं। तो दारू के बारे में देखिए मैंने क्या लिखा है कि दारू पीने वालों होशियार हो जाओ अगर पीते हो। आप भी, मुझे नहीं मालूम पीते हो नहीं पीते हो तो आप जानो, अगर आप भी पीते हो तो होशियार हो जाओ, कभी दारू मत पीना, ये बेधड़क का कहना है। क्यों कि बच्ची की तुम शपथ लो, इससे ज्यादा बच्चों से ज्यादा कोई नहीं होता है। तो मैं दारू पीने वालों को उनकी बिटिया की कसम दिलाता हूँ कि बच्चों की तुम शपथ लो, पीने वालों आज, बच्चों की तुम शपथ लो, बच्ची की तुम शपथ लो, पीने वालों आज, और छोड़ो गंदी आदतें, कर लो मंगल काज, कर लो मंगल काज, सुधारो आदत अपनी। अगर नहीं सुधारोगे तो क्या होगा, और वरना जेल के द्वार पड़ेगी मालाज अपनी। अगर नहीं छोड़ोगे तो जेल में जाओगे। और कहें बेधड़क बंधु बात ये मेरी सच्ची, दरवाजे पर खड़ी निहारे तेरी बच्ची। देख रही होगी पापा आ रहे, पापा लुढ़कते चले आ रहे हैं। अब आपको बहुत एक सुंदर, बहुत कविता से सुंदर। जोड़ना चाहता अब हूँ, अगर आपको मैं आप इजाजत हो तो। मैं हिंदी एक साहित्य में कविता, आपसे कुछ बात भी करता चलूंगा कि अच्छा, आजकल मोबाइल का, सोशल मीडिया का इसका ज़माना है, और जो नवयुवक हैं हमारे, वो खासकर मोबाइल में और सोशल मीडिया में अपना समय दे रहे हैं। पहले जिस तरह से कवि सम्मेलन हुआ करते थे, आज उस तरह से कवि सम्मेलन का आयोजन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या आप किसको जिम्मेदार समझते हैं कि लोगों में जो रुचि कम हो रही है कवि कवि सम्मेलनों के लिए, या कभी इक्का दुक्का कवि सम्मेलन इस तरह से हो जाते हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारा विचार ये है कि हमारे श्रोता जो है वो कम हो गए, श्रोता नहीं। अब कभी श्रोता है, वही पढ़ने वाले वही सुनने वाले। कारण ये है कि घर घर के हर एक आदमी के पास मोबाइल है, वो मोबाइल पे जो है आपके कुमार विश्वास को इसी पे सुनता है, बेधड़क को इस पे सुनता है, आपके मुल्तानी साहब को इस पे सुनता है। तो जितने भी कवि हैं सबको, मतलब आप भी बैठे हुए हो इसी पे देख लेते हैं। तो आदमी को अब वो चाव नहीं रहा कि जो सुनने जाता था 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे, क्या जो फला आ रहे हैं, चलो मतलब जो नहीं चल के मतलब जो कब सम्मेलन, तो अब वो चाव नहीं रहा। और दूसरी बात यह है
कि टाइम भी आदमी के पास नहीं है कि मतलब जो उसे वो बर्बाद करे अपना। तो ये सारी बातें हैं। कब सम्मेलनों का हाथ इसलिए हो रहा है कि जहां अगर कराते भी लोग हैं तो वहां भी जो श्रोता नहीं पहुंच पाते। हम तो कई जगह जाते रहते, अभी 26 तारीख को जा रहे हैं, क्या नाम, दिल्ली, फिर जा रहे हैं। 10 को गए थे, 26 को जा रहे हैं। 28 तारीख को फिर हमारा लगा हुआ है बरेली में। तो ये है, लेकिन हम भी देख रहे हैं वो चीज नहीं, वो चाव नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि जो मसाला है वो ढूंढते हैं, मतलब जो है जरा गरम मसाला ढूंढते हैं। इधर उधर की लफाजी जो जो करते हैं वो सकते हैं। जैसे नरकंकाल है, और वे ले लीजिए, अलवेला जी है। अलवेला जी तो बढ़िया पढ़ते हैं, लेकिन नरकंकाल वगैरह तो ऐसे ही इधर उधर मारते, जिनका कोई मुर्सानिक है, जिनका हाथ पांव चलाते रहते। तो ये चीजें जो है, इससे मतलब आज उस तरीके का श्रोता हो गया। जब वास्तविक श्रोता जो था वो श्रोता गायब हो गया। अब ऐसे लोग जो मतलब जो है ढोला और ये बाजने वाले जो है वही कविता सुना रहे हैं और उन्हीं को लोग पसंद कर रहे हैं। आप चले जाओ, फेल हो जाओगे, लौट आओगे, फूट हो जाओगे। मैं चला जाऊं, फेल हो जाऊंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर लगा लेता हूँ ये हाथ में, तो चल जाता हूँ, बुला लेते हैं लोग। तो ये आजकल चल रहा है, कविता का स्तर इसलिए गिरा। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि आपको देखते हुए ऐसा लगता है कि आप ओज के कवि होंगे, लेकिन आपने हास्य व्यंग को अपना क्षेत्र चुना। इसके पीछे क्या एक वजह हो सकती है कि आप हास्य व्यंग की तरफ आए? क्योंकि हास्य व्यंग के कवि के लिए कविता कहना मैं समझता हूँ कि मुश्किल होता है श्रृंगार या जो ओज के कवि हैं उनसे ज्यादा, क्योंकि उनको एक अपनी कटाक्ष करना होता है। वो सरकार के खिलाफ भी हो सकता है, सिस्टम के खिलाफ भी हो सकता है। इन सब चीजों के खिलाफ अपनी 2 लाइन की कविता में उसको समा देना होता है, उसका सार पूरी कविता का बता देना होता है। तो ये आप हास्य व्यंग की तरफ आपका आपने क्यों विचार किया? कैसे आप हास्य व्यंग में आ ऐसा गए? ऐसा था, मैं पहले ओज में भी लिखता था, तो कविताएं लिखी भी हैं, ओज की भी हैं। हास्य व्यंग में इसलिए दादा राज बहादुर बिकल सैजानपुर में कवि थे, बड़े कवि थे, राष्ट्र कवि थे। वो हमारे मतलब जो है गुरु थे, और उनके पास हम बैठकर कविता सीखते थे। तो उन्होंने देखा कि हम ज्यादातर व्यंग ज्यादा लिखते हैं, हास्य कम है। हास्य के साथ में हास्य गुजराने वाला होगा, साथ में व्यंग ज्यादा होगा। तो उन्होंने हमको ये बताया कि एक तरफ भागो, सब तरफ भागोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमने हास्य व्यंग पकड़ा। और वैसे आपकी ओज की भी मिलेगी, श्रृंगार की भी मिलेंगी कविताएं। अब देखिए, एक कविता में आपको जो है हास्य व्यंग से जुड़ा हुआ एक सुना रहा हूँ, छोटी सी। आप देखिए, आनंद लीजिए अगर इजाजत हो। स्वागत, स्वागत। कविता का शीर्षक है स्वस्थ खून की तलाश। स्वस्थ खून की तलाश। देखिए, हमने कहाँ कहाँ खून तलाशा, लेकिन खून नहीं मिला। इसी कविता को मतलब जो हास्य व्यंग की कविता देखिए। मेरे मित्र का अचानक बिगड़ा हाल, मैं तुरंत लेकर गया अस्पताल। डॉक्टर ने खून की जांच कराई, हीमोग्लोबिन की कमी पाई। बड़े ध्यान से सुनिए। मुझे है इस बात का गिला कि अस्पताल में खून नहीं मिला। मैं कर रहा था तलाश, खून देने आए कोई खास। एक लालची व्यक्ति खून देने आया, डॉक्टर ने उसे नशाखोर बताया। डॉक्टर ने उसे नशाखोर बताया। एक राजनेता को समस्या बताई, उसने भी अपनी मजबूरी दिखाई, जताई। नेताजी मुझसे बोले, बनकर के बड़े भोले, मेरी बड़ी अजब गजब कहानी है। देश के अधिकतर नेताओं का खून पानी है। आगे बढ़ा, मैंने एक अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, उसे भी जरा सा तरस नहीं आया। बोला, मेरा खून सरकारी है, सरकार बदलते ही बदलने की बीमारी है। मैं बहुत घर अच्छी। से अपने कवि मित्र के, जो कवि क्या बताता है, अब अपने की बात कर रहे हैं। मैं घर से अपने कवि मित्र के पास आया, वहां भी खुद को निराश ही पाया। उसने कहा, मेरा जोश थम चुका है, खून आइसक्रीम सा जम चुका है। मैं ईश्वर का लेकर नाम पहुंचा एक साधु के दाम। साधु देखो क्या बताता है। साधु ने खुद पर पड़ा पर्दा हटाया, खुद को एड्स का रोगी बताया। साधु ने खुद पर पड़ा पर्दा हटाया, खुद को एड्स का रोगी बताया। मैंने कहा, गुरुवर आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं,
साधु बोला बस यही तो, साधु बोला वत्स यही तो एड्स की बीमारी है। कम उम्र में साधु बनना अवसाफ, कम उम्र में साधु बनना अवसाफ है। मैं साधुओं पर भी कटाक्ष करता हूँ, आपके मुल्लाओं पे भी करता हूँ और सब पे करता हूँ। जो जहाँ कमियां मिलेंगी मैं ढूंढ के लाऊंगा, कोई नाराज होते रहो। तो साधु बोला बस यही तो एड्स की बीमारी है, कम उम्र में साधु बनना अवसाफ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कि खाली पीले कपड़े पहन लो और चल दो बन गए मतलब साधु। तब तक सुनाई पड़ी, तब तक समापन कहाँ पे होता है, तब तक सुनाई पड़ी जोरदार चीख, एक लहूलुहान मांग रहा था प्राणों की भीख, उसकी पीठ पर चुहे थे आतंकवाद के नस्तर। सुनिए बड़े ध्यान से, उसकी पीठ पर चुहे थे आतंकवाद के नस्तर, सड़क पर हो रहा था लहू से पलस्तर। मुझे इसी बात का है मलाल और गिला, नालियों में बहता हुआ खून तो मिला, मगर जीवन देने के लिए खून नहीं मिला, मगर जीवन देने के लिए खून नहीं मिला। यही बताओ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं आपसे बताऊंगा कि मेरे लखीमपुर के कादिर लखीमपुरी जी की एक कविता है, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। कि एक मेला सा लगा था एक मंदिर के करीब, वाकया हो गया वहां एक बिल्कुल अजीब। केले की दुकान पर एक भिखारन आ गई, नाम पर भगवान के केला सड़ा एक पा गई। फिर उस केले को लेकर वो देखती रह गई, न जाने किन ख्यालों में भिखारन खो गई। फिर उसने केले वाले को 5 रुपया दिया, केले वाले ने छांट कर एक अच्छा सा केला उसको दिया। दोनों केले लेकर वो मंदिर को चल पड़ी और जाके भगवान से कहने लगी, तेरे नाम पे जो पाया है वो केला भी देख, पैसों ने जो दिया है वो केला भी देख। फिर तू ही कर ये फैसला, आज की दुनिया में तू है बड़ा या बड़ा पैसा। तो इस तरह से एक छोटी सी कविता में एक बड़ा हास्य, बड़ा एक व्यंग छुपा होता है, बहुत बड़ी बात कही जाती है। जैसे आपने अभी बताया कि नालियों में तो खून बह रहा है, लेकिन आजकल देने के जीवन लिए देने के लिए कोई नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात कही है। एक कविता कवि साहब मैं भी एक रखना चाहता हूं अपनी। स्वागत है, स्वागत है। बंद करो ये टीवी चैनल, बिके हुए अखबार। बंद करो ये टीवी चैनल, बिके हुए अखबार। रोजगार पर भी तो चर्चा कर लीजिए एक बार। कोरोना के कारण आई दुनिया भर में मंदी, सही समय से नहीं किया था आपने तालाबंदी। फेल हुआ था पूरा सिस्टम, फेल हुई सरकार। रोजगार पर भी तो चर्चा कर लीजिए सरकार। अच्छे दिन आने वाले हैं, जब जब तुम कहते थे काला धन लेकर आऊंगा, सुबह शाम कहते थे। मंदिर मस्जिद जीत गए हैं, ठप है कारोबार। रोजगार पर भी तो चर्चा कर लीजिए सरकार। पेट नहीं भरता वादों से, जिस्म गलाना पड़ता। युवा सभी बेकार तो फिर क्या शिक्षा क्या न पढ़ता, फिर शिक्षा क्या न पढ़ता। अच्छे दिन अलविदा हुए, संविदा पे चौकीदार। रोजगार पर भी तो चर्चा कर लीजिए एक बार। रोटी को मोहताज आदमी, रोटी को मोहताज आदमी, गलत न कदम उठा लें। तानाशाही छोड़ो साहेब, आओ इन्हें बचा लें। बिना मौत मर रहे देश में हलधर साहूकार। रोजगार पर भी तो चर्चा कर लीजिए एक बार। बंद करो ये टीवी चैनल,
बिके हुए अखबार, रोजगार पर भी तो चर्चा कर लीजिए एक बार, कर लीजिए सरकार। जय हिंद, वंदे मातरम। सर आपका फोटो नहीं आ रहा था, पिक्चर आपकी नहीं आ रही। जी, मेरी तस्वीर नहीं, मैं आवाज ही आ जी रही है, माफी जी चाहूंगा। जी, बहुत जी सुंदर कविता सर, बहुत सुंदर। और आज का जो समय चल रहा है उस समय को देखते हुए आपने एक बहुत अच्छी कविता हम लोगों के मध्य रखी, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अब तक आप लोगों ने जिस तरह से मेरे कार्यक्रम को अपना प्यार दिया, अब मेरे कार्यक्रम को पसंद किया, चाहा, इस तरह से आगे और भी चाहते रहेंगे। सो ये टीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी को अब इजाज़त दीजिए, और बहुत जल्द मैं आपके साथ कुछ नए कवियों को, कुछ ऐसे कवि जो अपना आज के समय में भी जो सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहकर कविताओं में, कवि सम्मेलनों में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा चैनल उनको भी मंच देगा। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को आप लोगों के समक्ष उनका एक कार्यक्रम रखूंगा। इसी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते